नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन, जिसे कि हम संप्रेषण और संचार भी कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के बारे में जाना था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा तथा वीडियो के नीचे उनका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नाम से हमने एक प्ले लिस्ट भी बनाई है, आप वहाँ जाके पिछली वीडियो के एक साथ देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कम्युनिकेशन, जिसे कि हम संप्रेषण और संचार भी कहते हैं। तो कम्युनिकेशन शिक्षा की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भाग है। कम्युनिकेशन के बिना शिक्षा देना व शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। उदाहरण से हम कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को समझेंगे। हम स्कूल में जाते हैं और हमारी क्लास लगती है। क्लास में हमें टीचर लेसन पढ़ाता है। उसी समय से कम्युनिकेशन प्रक्रिया हमारे और टीचर के बीच शुरू हो जाती है। टीचर पाठ पढ़ाते हैं और हम पाठ को पढ़ते हैं, यानी हमारे और टीचर के बीच बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन हो रहा है, तभी हम कुछ सीख पा रहे हैं। अब मान लो टीचर आपको कुछ ना पढ़ाए, बस क्लास में आए और चुपचाप बैठ रहे और क्लास ख़त्म होने के बाद वो चले गए, तो आप कुछ सीख सकते हो? नहीं, आप कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि आपके और आपके टीचर के बीच कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। इसलिए कम्युनिकेशन यानी शिक्षा प्रणाली में संचार का होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ही जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो उस टाइम सिखाने वाले और सीखने वाले में कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी सिखाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, यह भी आप जरूर ध्यान रखें। अब जानेंगे हम एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे कि हम संचार या संप्रेषण के तत्व भी कहते हैं। तो कम्युनिकेशन के 4 तत्व होते हैं। एक सेंडर, जिसे कि हम प्रेषक कहते हैं। दूसरा मैसेज, जिसे कि हम संदेश कहते हैं। तीसरा मीडियम, जिसे कि हम माध्यम कहते हैं। और चौथा रिसीवर, जिसे कि हम प्राप्तकर्ता कहते हैं। एक एक करके इन सबको हम डिस्कस करेंगे। पहले जानेंगे सेंडर यानी कि प्रेषक के बारे में। तो कम्युनिकेशन में सेंडर बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। सेंडर ही किसी विचार या बात को किसी माध्यम से रिसीवर यानी सीखने वाले को या फिर पढ़ाने वाले तक भेजता है। जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं और अध्यापक अपनी बात को हम तक पहुँचाने के लिए या फिर समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हैं। वह ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम बनाकर हम तक पहुंचाते हैं, यानी टीचर हो गया सेंडर जो सूचना दे रहा है, और ब्लैक बोर्ड हो गया माध्यम, और हम लोग हो गए रिसीवर जो कि हम सूचना को रिसीव कर रहे हैं यानी कि प्राप्त कर रहे हैं। अब जानेंगे मैसेज के बारे में यानी कि संदेश के बारे में। तो कम्युनिकेशन में जिस विचार, भाव व जानकारी को भेजना होता है वो संदेश कहलाता है। अर्थात टीचर हमें जो पाठ पढ़ा रहा है, कुछ सिखा रहा है, वो संदेश हो गया। संदेश कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मौखिक यानी बोल के, लिखित यानी लिखकर, ग्राफिक यानी चित्र के द्वारा हम तक संदेश पहुंचाना। तो ये सब मैसेज हो गया यानी कि संदेश हो गया। अब जानेंगे मीडियम यानी कि माध्यम। तो कम्युनिकेशन में संदेश को पहुंचाने के लिए जिस तरीके का प्रयोग किया जाता है वो माध्यम कहलाता है। माध्यम से होकर संदेश यानी मैसेज प्राप्तकर्ता तक पहुँचता है। जितना अच्छा आपका माध्यम होगा उतना ही अच्छा आपका संदेश होगा यानी कि इफेक्टिव होगा। अर्थात टीचर जब हमें सिखाने के लिए माध्यम का प्रयोग करते हैं यानी कि ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हैं, और वह समझाने के लिए कोई ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाते हैं, अगर वह चित्र बढ़िया है तो हम जल्दी सीख जाते हैं, और चित्र अगर डायग्राम अच्छी नहीं है तो हमें सीखने में बहुत ही कठिनाई होती है। इसलिए कहा गया है कि कम्युनिकेशन में जितना माध्यम अच्छा होगा संदेश उतना ही इफेक्टिव होगा। अब जानेंगे रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता के बारे में। तो किसी संदेश या फिर सूचना को सेंडर यानी प्रेषक किसी भी माध्यम से जिस तक पहुंचाता है वह प्राप्तकर्ता अर्थात रिसीवर होता है। उदाहरण में हम समझ रहे हैं कि टीचर सेंडर है, मैसेज कोई सूचना या पाठ है, मीडियम ब्लैक बोर्ड है, और प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर हम हैं। तो कम्युनिकेशन में इन सब तत्वों का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण अर्थात संचार में कौन कौन से गुण होने चाहिए। कोई भी काम करने के लिए या फिर सीखने के लिए उस काम से संबंधित कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तभी काम सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अच्छे कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, अब हम उनके बारे में जानेंगे। तो उनमें पहला गुण है आई कॉन्टैक्ट का यानी कि दृष्टि संपर्क का। यदि कम्युनिकेशन प्रक्रिया आमने सामने हो रही हो तो सेंडर और रिसीवर के बीच अच्छी दृष्टिकोण यानी कि आई कांटेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना आई कांटेक्ट के कम्युनिकेशन हो रहा हो तो आलस आ जाता है। अब जानेंगे अगले गुण के बारे में, जिसका नाम है सिंपल लैंग्वेज यानी कि सामान्य भाषा।
तो कम्युनिकेशन के लिए सरल भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा कठिन भाषा कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को भलीभांति पूरा नहीं कर पाती। अगला गुण है प्रॉपर मीडियम का, यानी कि उचित माध्यम का। हमने पहले भी जान लिया है कि कम्युनिकेशन में जितना अच्छा आपका माध्यम होगा, कम्युनिकेशन उतना ही इफेक्टिव होगा। अब जानेंगे अगले गुण के बारे में, जिसका नाम है प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण। तो कम्युनिकेशन में उच्चारण की एक मुख्य विशेषता है। उच्चारण का मतलब होता है कि आप किसी भी वाक्य को कैसे बोलते हैं। बिना सही उच्चारण से कोई भी सूचना या फिर कोई भी बात सही ढंग से रिसीवर के पास नहीं पहुंच सकती। इसके लिए सेंडर और रिसीवर की भाषा का उच्चारण होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगला गुण है सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर एक्टिव। तो कम्युनिकेशन में सूचना देने वाला और सूचना को ग्रहण करने वाला एक्टिव होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक्टिव नहीं होगा तो कम्युनिकेशन सही ढंग से पूरा नहीं होगा। अब जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण के मुख्य भागों के बारे में जानेंगे। पहला भाग है वन वे एंड टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि एक तरफा या फिर दो तरफा कम्युनिकेशन। पहले हम जानेंगे वन वे कम्युनिकेशन के बारे में। तो वन वे कम्युनिकेशन में एक व्यक्ति अपने विचारों व सूचनाओं को बस देता है तथा अन्य लोग उन सूचनाओं को विचारों को सुनते हैं, उसे कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन। अब जानेंगे टू वे कम्युनिकेशन के बारे में। तो दो तरफा कम्युनिकेशन में सूचनाओं को देने वाले और सूचनाओं को प्राप्त करने वाले के बीच में आदान प्रदान होता है। जैसे स्कूल में हम टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं और वह हमें आंसर देता है, तो वह टू वे कम्युनिकेशन में आता है। अब जानेंगे अगले भाग के बारे में, जिसका नाम है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि मौखिक एवं अमौखिक संप्रेषण। पहले जानेंगे हम मौखिक कम्युनिकेशन के बारे में। तो मौखिक कम्युनिकेशन में विचारों का आदान प्रदान आमने सामने होता है। सेंडर बोलकर अपना संदेश देता है और प्राप्तकर्ता उसी संदेश को ग्रहण करता है। अब जानेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि अमौखिक संप्रेषण के बारे में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शरीर के हाव भाव या संकेत व चिन्हों के द्वारा सेंडर सूचनाओं व विचारों को रिसीवर तक पहुंचाता है और रिसीवर उन विचारों को ग्रहण करता है, तो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगला भाग है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि औपचारिक तथा अनौपचारिक संप्रेषण। पहले हम जानेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि औपचारिक संप्रेषण के बारे में। तो किसी भी विषय या फिर विचारों को क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक रूप से आदान प्रदान करना फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जैसे स्कूल में एक सिस्टम होता है कि आज पहला पाठ पढ़ना है, फिर दूसरा और फिर तीसरा, तो ये होता है क्रमबद्ध रूप से अपने विचारों को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना, उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि औपचारिक कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जानेंगे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि अनौपचारिक कम्युनिकेशन के बारे में। तो अनौपचारिक कम्युनिकेशन कहीं भी हो सकता है, यह पहले से प्लान नहीं होता, बस अचानक से हम अपनी सूचनाओं को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाते हैं। जैसे हमें रास्ते में कोई व्यक्ति मिल जाता है और हम उससे बातें करने लगते हैं, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करने लगते हैं, तो यह पहले से प्लान नहीं होता और ना ही क्रमबद्ध होता है, तो उसे हम अनौपचारिक कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी प्रकार हमारा आज का टॉपिक कम्युनिकेशन का, जिसे कि हम संप्रेषण और संचार भी कहते हैं, वो टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।